ये सीरीज उन कहानियों की, उन इवेंट्स की चर्चा करती है जो हमारे आज से जुड़े हुए हैं। ये आज के भारत की कहानी है, ये आज के भारत के बनने की कहानी है। We have come now after a decade in a search for peace. You can't entirely ignore history in this sense that you see certain mental attitudes have led to certain situations. ये तस्वीरें हैं 1972 में हुए शिमला शिखर वार्ता की, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी कश्मीर के मसले की बात कर रहे हैं। ये वो मौका था जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां कश्मीर की समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती थी। इस कॉन्फ्रेंस के पीछे की कहानी शुरू हुई थी 6 महीने पहले, जब दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा था। Dhaka is now the free capital of a free country. Dhaka is a free capital of a free nation. 16 दिसंबर 1971। इस ऐलान से दुनिया का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। पाकिस्तान जो इससे पहले भारत के पश्चिमी किनारे पर और पूर्वी किनारे पर था, वो बंट गया और एक नया आजाद देश पैदा हुआ, आजाद बांग्लादेश। सवाल उठता है कि 1971 में वो लड़ाई जो हमने पाकिस्तान से लड़ी थी, वो सिर्फ बांग्लादेश को आजाद करने के लिए लड़ी थी या पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए लड़ी थी, या इसके पीछे कोई और मकसद था? और अगर था तो 40-42 साल बाद क्या यह मकसद पूरा हुआ है कि नहीं? भारत पाकिस्तान के बीच हुई तीसरी जंग के बाद बांग्लादेश बना। बांग्लादेश बनने की कहानी अपनी जगह है, लेकिन आज के भारत के सामने सवाल यह है कि क्या इससे हमारी मुश्किलें कम हुई? जीत के बाद हमने पाकिस्तान के नक्शे को तो बदल दिया, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? लड़ाई की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई। इंदिरा गांधी उस रोज कलकत्ता में थी। जो देश दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहते हैं, वही आज शांति कायम रखने के लिए उठाए गए हमारे कदमों पर हाय तौबा करने लगे हैं। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अगर हम पर जबरदस्ती युद्ध थोपा गया तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे आज ही दिल्ली लौटना होगा, आप भी मेरे साथ चलें। इंदिरा गांधी ने तयशुदा कार्यक्रम से पहले दिल्ली लौटने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि पाकिस्तानी जंगी जहाजों ने भारत पर हमला कर दिया है। दिल्ली पहुंचते ही इंदिरा गांधी सीधे मैप रूम पहुंची, जहां उन्हें हालात का ब्यौरा दिया गया। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे
सेना के अफसरों से बैठक के बाद इंदिरा ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और फिर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें भी पूरे हालात की जानकारी दी। आधी रात हो चुकी थी जब इंदिरा ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे देश को संबोधित किया। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। तो इस तरह शुरू हुई भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी जंग। लेकिन इंदिरा गांधी के लिए यह पहला मौका था जब देश की प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें दुश्मन के हमले का सामना करना पड़ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंदिरा गांधी इसके लिए तैयार थी? 1971 के अप्रैल महीने में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। भारत के थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ को भी उस खास कैबिनेट मीटिंग में बुलाया गया था। इंदिरा गांधी और उनकी कैबिनेट पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार और भारत में लाखों शरणार्थियों के आने से परेशान थी। इंदिरा गांधी ने कहा, इसे हर हाल में रोकना होगा, चाहे लड़ाई ही क्यों ना हो। जंग हो तो हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन बैठक में मौजूद थल सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने बिना तैयारी के लड़ाई में जाने से मना कर दिया। आज 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल 1971 की कैबिनेट मीटिंग में मानेकशॉ ने लड़ाई की प्लानिंग के लिए वक्त मांगा था। क्या इस बैठक के 7 महीने बाद भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार था? इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल गया। इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और फौज के जुल्म से आजाद कराने का वादा किया था। इसलिए पाकिस्तानी हमले के साथ ही इंदिरा ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का हुक्म दे दिया। वहीं भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। हम लड़ रहे हैं इस उसूल के लिए कि सब देशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। सब लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, अगर उन्हें मांगे ठीक मांगे हों। और हमें पूरा विश्वास है कि जब आजादी की आवाज उठती है, न्याय की आवाज उठती है, भाईचारे की आवाज उठती है, तो हमेशा उसी की विजय होती है। भारतीय सेना का पूरा ध्यान पूर्वी सीमा पर था। तब पाकिस्तान भारत के पूरब और पश्चिम दोनों कोनों पर था। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला बोलने वाले लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के तानाशाही रवैये का विरोध किया था। हथियारों से लैस बांग्ला विद्रोहियों को मुक्तिवाहिनी कहते थे। मुक्तिवाहिनी पूर्वी पाकिस्तान में पहले से पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। इससे भारत का काम आसान हो गया। भारतीय सेना बहुत तेजी से पूर्वी पाकिस्तान में एक के बाद एक कब्जा करने लगी। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति और जनरल यहिया खान ने भारतीय सेना को पश्चिमी सीमा पर घेरने की मुहिम शुरू कर दी। पाकिस्तान को लगा कि भारत का सारा ध्यान पूर्वी सीमा पर है, इसलिए पश्चिमी सीमा पर ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए पाकिस्तानी फौज ने पहला निशाना बनाया उत्तरलई एयरबेस को। कल सुबह तक हमें जैसलमेर के एयरबेस पर कब्जा करना है। 1 तारीख मीर,
जी सर। आपका मिशन लोंगेवाला पोस्ट को क्रॉस करके रामगढ़ पर कब्जा करना है। सर, कल सुबह का नाश्ता लोंगावाला में होगा, दोपहर का खाना रामगढ़ में खाएंगे और रात का खाना जैसलमेर में होगा। थार रेगिस्तान में भारतीय सीमा के 15 किलोमीटर अंदर मौजूद लोंगेवाला पोस्ट 4 दिसंबर 1971 की उस रात को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी 23 पंजाब रेजिमेंट 83 सैनिकों के साथ इस पोस्ट की निगरानी कर रहे थे। तभी कंपनी में कैप्टन धर्मवीर ने उन्हें खबर दी कि सीमा पार से टैंकों की फौज उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। यह पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर की वही ब्रिगेड थी जो उत्तर लई एयर बेस पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़ रही थी। मेजर चांदपुरी ने तुरंत अपने बटालियन हेडक्वार्टर से और यूनिट भेजने के लिए कहा और फिर अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ हजारों की संख्या में आ रही पाकिस्तानी फौज का मुकाबला करने के लिए डट गए। रात होने की वजह से उस वक्त भारतीय वायुसेना भी उनकी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन सुबह होते ही वायुसेना के हंटर लड़ाकू जहाजों ने हमला शुरू कर दिया। फिर तो दिन भर ये हंटर्स एक के बाद एक पाकिस्तानी टैंकों को तहस नहस करने में लग गए। जैसलमेर में डिनर करने का सपना देखने वाले पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर भारतीय वायुसेना और थल सेना की जवाबी कार्रवाई के सामने रामगढ़ तक भी नहीं पहुंच पाए। इस बीच इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी विमानों के भारत के ऊपर से उड़ने पर रोक लगा दी। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान में लड़ रही पाकिस्तानी फौज को मिलने वाली मदद बंद हो गई और भारतीय सेना का दबदबा कायम हो गया। हम समझते हैं कि केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान दरअसल भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान की जबरदस्त नाकेबंदी कर दी थी। 3 दिसंबर के हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू करके दिया। ये 1971 के युद्ध के वो दृश्य हैं जब भारतीय नौसेना ने भी युद्ध के 2 मोर्चे संभाल रखे थे। एक था बंगाल की खाड़ी में समुद्र की ओर से पाकिस्तानी नौसेना को टक्कर देना और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का मुकाबला करना। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध का नेतृत्व नौसेना पोत मैसूर से एडमिरल कुरविल्ला की कमांड में किया गया। 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर जबरदस्त बमबारी कर पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को तबाह कर दिया। भारत की नौसेना ने पाकिस्तान के कराची शहर पर जबरदस्त बमबारी की, जिसकी वजह से कराची बंदरगाह कई दिनों तक जलता रहा। विक्रांत ऐसा जंगी जहाज था जिससे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते थे। पाकिस्तान इस लड़ाई में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को निशाना बनाना चाहता था, जिससे भारत का मनोबल टूटे और पूर्वी पाकिस्तान के ब्लॉकेड को तोड़ा जा सके। लड़ाई के दूसरे दिन ही विक्रांत से उड़ने वाले जहाजों ने पूर्वी पाकिस्तान के काक्स बाजार और चिटागोंग बंदरगाह को तबाह कर दिया। इसकी खोज में पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी निकली, लेकिन 1971 की जंग में एक भी गोला दागे बगैर PNS गाजी 93 सैनिकों के साथ समुद्र में दफन हो गई। भारत के युद्धपोत INS राजपूत ने विशाखापत्तनम के पास गाजी को तबाह कर दिया था। गाजी के डूब जाने से पाकिस्तानी नौसेना की कमर टूट गई। लड़ाई के 4 दिन में ही भारत को कई सफलताएं मिली, कुछ नुकसान भी हुए, लेकिन सिर्फ कुछ लड़ाइयां जीती, युद्ध नहीं। युद्ध का मकसद था पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटना और पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान से आजाद करना। यह मकसद तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन लड़ाई शुरू होने के 72 घंटे बाद ही इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में एक बड़ा ऐलान किया।
जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ ही दिया है, तो अब हमारी हिचकिचाहट भी अपना महत्व खो चुकी है। मुझे सदन को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने वर्तमान स्थिति और बांग्लादेश की सरकार के लगातार अनुरोध पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार करके गण प्रजातंत्रीय बांग्लादेश को मान्यता देने का निश्चय किया है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे बांग्लादेश के लिए यह काफी अहम था, क्योंकि भारत की तरफ से अगर इस फैसले में कुछ दिन की भी देरी होती तो कुछ भी हो सकता था। भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और मसला यूनाइटेड नेशन में चला गया था। अमेरिका हर हाल में युद्ध विराम चाहता था, मगर युद्ध विराम हो जाता तो आजाद बांग्लादेश का बनना लगभग नामुमकिन हो जाता। अमेरिका ने इसकी कोशिश लड़ाई के दूसरे दिन से ही कर दी थी, जब उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला उठाया, लेकिन रूस ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को वीटो कर दिया। सोवियत रूस पर अमेरिका लगातार दबाव बनाए हुए था। भारत बांग्लादेश को मान्यता देकर इस चाल को मात देने की कोशिश में था। बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज को बचने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। हार की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने तब अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने पाकिस्तान की मदद के लिए चीन को मोहरा बनाया। यह मोहरा भारत के लिए बहुत खतरनाक था। उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर को चीन से बात करने का आदेश दिया। वो चाहते थे कि चीन भारत को धमकी दे, जिससे भारत को अपनी फौज लड़ाई से हटाकर चीन की तरफ भेजना पड़े। अमेरिका का इरादा चीन की मदद से भारत को डराने का था। हेनरी किसिंजर पहले से ही चीन से संपर्क बनाए हुए थे, लेकिन तभी निक्सन ने भारत को युद्ध रोकने के लिए विवश करने के लिए अपने 7वें जंगी बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। इसकी खबर भारत को 8 दिसंबर को लग चुकी थी। अमेरिका का 7वां बेड़ा सबसे शक्तिशाली नौसेना बेड़ा था। अमेरिका खुल के पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कदम था। अभी तक तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी। ये दो देश आमने सामने खड़े थे, लेकिन अब अमेरिका और सोवियत रूस दोनों आमने सामने खड़े हो गए। बात अंतर्राष्ट्रीय मैदान में पहुंच गई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पहुंच गई, और अब हिंदुस्तान पे लड़ाई रोकने का दबाव का खतरा और बढ़ गया। इंदिरा गांधी ने जवाब में पहले तो सोवियत रूस से मदद मांगी। रूस के साथ 1971 में ही मैत्री समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत पर हमला रूस पर हमला होता। सोवियत रूस ने भारत की मदद के लिए एडमिरल व्लादिमीर क्रुगलेकोव के नेतृत्व में अपने प्रशांत महासागर में तैनात जंगी बेड़े को हिंद महासागर में भेज दिया। सोवियत रूस के इस बेड़े को 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप कहा जाता था। इसमें न्यूक्लियर पनडुब्बी और जहाज शामिल थे। इस बेड़े के प्रमुख एडमिरल व्लादिमीर क्रुगलेकोव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अमेरिकी जंगी जहाजों को भारत के मिलिट्री ठिकानों के पास जाने से रोकने का काम दिया गया था। साफ था 12 दिसंबर के आते आते भारत पाक लड़ाई का आयाम बढ़ रहा था। इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि अमेरिकी बेड़ों के भारत के करीब पहुंचने से पहले पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना होगा। थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ ने तुरंत पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण की चेतावनी जारी कर दी। मेजर जनरल फरमान अली पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के सलाहकार थे। दूसरी तरफ सैम मानेकशॉ ने अपनी दूसरी अपील में मेजर जनरल राव फरमान अली को संदेश भेजा। सरेंडर करने वाले पाकिस्तानी फौजियों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। उनको पूरी सुरक्षा का भरोसा
दिया जाना चाहिए। साथ ही ढाका के पाकिस्तानी शासकों को डराने के लिए भारतीय घेराबंदी को कड़ा किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे शतरंज के खेल में घोड़ा किया करता है। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. न्याजी को अमेरिका और चीन की तरफ से मदद की उम्मीद थी। सर, आगे आपकी क्या प्लान है? हम आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक भारत का मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे। क्या आपके पास इतनी फौज है जो भारतीय फौज का मुकाबला कर सके? ढाका जीतने के लिए भारत की फौज को मेरी लाश पर से गुजरना होगा। उन्हें मेरी छाती के ऊपर से अपने टैंक गुजारने होंगे। नियाजी के ये हवाई दावे अगले ही दिन हवा हो गए जब भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया। लेकिन बांग्लादेश में बैठे पाकिस्तानी फौजियों की हिम्मत पस्त हुई 14 दिसंबर को, जब भारतीय सेना ने एक ऐसे निशाने पर हमला किया जहां उनको उम्मीद नहीं थी। वो था पाकिस्तान के गवर्नर का घर, जहां सभी बड़े अधिकारी गुप्त मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। 2 दिन पहले तक भारत को चुनौती देने वाले पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी इस हमले के बाद ऐसे पस्त हुए कि उन्होंने भारत को युद्ध विराम का प्रस्ताव भेज दिया। सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया कि युद्ध विराम सिर्फ आत्मसमर्पण के साथ ही स्वीकार किया जाएगा। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेनाओं के कमांडर से एक बार फिर आत्मसमर्पण के लिए कह रही है। इसके लिए हम 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक बमबारी रोक रहे हैं। हम ये भरोसा दिलाते हैं कि अगर पाकिस्तानी सेना उस वक्त तक आत्मसमर्पण कर देती तो उनके साथ पूरी तरह मानवीय व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अगर कमांडर नियाजी इस संदेश का पालन कर अपनी सेनाओं को हर जगह आत्मसमर्पण के लिए आदेश नहीं देंगे तो भारतीय सेना और अधिक ताकत से हमला कर देगी। जनरल सैम मानेकशॉ जिस वक्त पाकिस्तान को आत्मसमर्पण की ये कड़ी चेतावनी दे रहे थे, उस वक्त अमेरिकी सेना का 7वां जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका था और चटगांव बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका की इस दखलंदाजी से नाराज इंदिरा ने उसी दिन राष्ट्रपति निक्सन को एक चिट्ठी लिखी और साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही जंग के लिए वही जिम्मेदार हैं। डियर मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका और भारत के रिश्तों ने जो दुखद मोड़ लिया है वो काफी तकलीफदेह है। अगर दुनिया के बड़े लीडर्स ने 3 दिसंबर को पाकिस्तान के भारत पर हमले से 9 महीने पहले हुए विद्रोह पर ध्यान दिया होता और हालात की गंभीरता को देखते हुए बीच बचाव की सच्ची कोशिश की होती तो जो लड़ाई चल रही है उसे रोका जा सकता था, जंग से बचा जा सकता था। अगर शेख मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए सभी देश, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करता। किसने कहा कि हम हथियार डाल रहे हैं? आप यहां सीज फायर कराने आए हैं। जनरल साहब, मैं आपको 30 मिनट और देता हूं, सोच लीजिए। मेरे आने तक आप इस पर दस्तखत कर दीजिएगा, वरना मुझे अपनी फौज को दोबारा लड़ाई शुरू करने के लिए हुक्म देना पड़ेगा। देखिए जनरल साहब, पिछले 3 दिनों से वायरलेस पे हम यही बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए ये ऑफर बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए इसे। अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता।